हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 8th क्लास की गणित प्रकाश जो है हमारी न्यू बुक मैथ्स की, उसका 6th चैप्टर पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंज। वी आर ऑल फैमिलियर विद डिजिटल इमेजेस। मैं आपको इस चैप्टर का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है। इसमें ना कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं, ये देखिए। इमेजेस सारी सेम ही हैं, एक ही एनिमल की इमेजेस दिखाई गई हैं इसमें सारी। इन सारी इमेजेस को थोड़ा अलग अलग दिखाया गया है, मतलब आजकल डिफरेंट टाइप की इमेजेस अलग अलग तरह से इमेजेस को ले लिया जाता है, जैसे कि कोई ज़्यादा जूम करके दिखा दो या कोई ज़्यादा लेंथी करके दिखा दो या उसका हाइट बढ़ा दी, किसी की कम कर दी, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही ना इनकी भी कर रखी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ठीक है। ये इमेजेस, इसमें 5 इमेज दी गई है, ठीक है। इमेज A B C D और E। वी कैन सी दैट ऑल द इमेजेस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज की है। विच इमेजेस लुक सिमिलर एंड विच वन लुक डिफरेंट। कौन सी हैं जो सिमिलर दिख रही हैं और कौन सी हैं जो डिफरेंट दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो इमेजेस A C एंड D लुक सिमिलर। A C और D जो हैं ये सिमिलर ही दिख रही हैं, ठीक है ना। साइज छोटा बड़ा है लेकिन वैसे ये सिमिलर ही नज़र आ रही हैं। इवन दो दे हैव डिफरेंट साइजेस, हालांकि ये डिफरेंट साइजेस की हैं लेकिन देखने में ये सिमिलर ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन B और E जो है, B और E जो है वो डिफरेंट है। क्यों? ये देखो, ये जो है इसकी ना लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है और ये जो है ना स्क्वायर शेप में है, ये तो इससे डिफरेंट ही है बिल्कुल। ये रेक्टेंगल शेप में है और ये स्क्वायर में है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल में है लेकिन इसकी लेंथ इसको थोड़ा सा और यहाँ से कम और यहाँ से थोड़ा और लेंथी कर दिया गया है। ये देखो यहाँ पे डू इमेजेस बी एंड इट लुक लाइक द अदर 3 इमेजेस? नो, दे आर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। Okay, why? You may notice that images A, C and D are rectangular and B is square. Maybe that is why E look different. But B is also rectangle. Why does it look different from the other rectangular images? Can we observe any pattern to answer this question? अब आप देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर कि B क्यों अलग लग रही है। वो तो रेक्टेंगल शेप में ही है ना बाकियों की तरह, लेकिन वो अलग क्यों लग रही है। क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने कोई पैटर्न यूज़ किया है, मतलब कोई पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया उन सभी रेक्टेंगुलर शेप की जो इमेजेस थी उनमें? परहैप्स बाय मीजरिंग द रेक्टेंगल्स। शायद आप रेक्टेंगल्स को अगर मीज़र करें तो आपको उसका जवाब मिल जाए। तो इमेज ए जो है उसकी विड्थ जो है वो 60 है, mm में है, ठीक है। 60 mm है और हाइट जो है वो 40 mm है। इमेज बी में 40 mm 20 mm, इमेज सी में 30 mm और 20 mm, इमेज डी में 90 और 60 और ई में 60 और 60 है, ठीक है। तो आप इसमें आपने क्या ए में और सी में देखो, ए में ये 60 है, सी में 30 है। हाइट इसकी ए में 40 है और सी में 20 है। तो इसमें क्या हमने नोटिस किया कि ये जो है ना इमेज सी, इमेज ए का ना हाफ हो जा रहा है। विड्थ 60 से 30 हो गई और हाइट जो है 40 से 20 हो गई। इसमें भी हाफ हो गई, इसमें भी हाफ हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा ना वो इक्वल ही आएगा, है ना। तो फिर ये और ये तो इक्वल हो गई, एक जैसी हो गई ना। इट लुक्स सिमिलर। रीज़न क्या है? यही है, ठीक है। इसका तो आपको पता चल गया। व्हाट मेक्स इमेजेस ए सी एंड डी अपीयर सिमिलर एंड बी एंड ई डिफरेंट? क्यों हुआ है ये, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी और ए में क्या है कि इसमें ये 20 कम हो गया, 40 है ना, और ये इससे ये भी 20 कम हो गया, ठीक है। करेक्ट है ये भी। तो व्हेन वी कंपेयर इमेज ए विथ सी वी नोटिस दैट द विड्थ ऑफ सी इज द हाफ ऑफ ए। यही जो मैंने आपको भी बताया था कि ये जो है ना इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है। मतलब जो इसमें लिखा गया मैं उसको आपको पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है ना।
अब ये देखो, ये इसका हाफ है क्योंकि, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं. इन दिस केस सिंस द विड्थ एंड हाइट्स हैव चेंज्ड बाय द सेम फैक्टर द इमेजेस लुक्स सिमिलर. व्हेन वी कंपेयर image A with image B, we notice that the width of B is 20 millimeter less. मैंने यही कहा था आपको कि B जो है वो 20 मिलीमीटर कम है इससे, और हाइट भी 20 मिलीमीटर कम है. ठीक है, तो even though the difference is the same, the images look different, have the width and height changed by the same factor. The height of B is half the height of A, but the width of B is not half the width of A. ये इसका 20 कम हुए, इसके भी 20 कम हुए. ठीक है, एक मिनट. द हाइट ऑफ B इज हाफ. इसकी जो इमेज B की जो हाइट है ये, ठीक है, ये एकदम हाफ हो गई इसकी. ये भी 20 कम हुआ, ये भी 20 कम हुआ, है ना. लेकिन इसकी ये हाफ हो गई, लेकिन इसकी जो विड्थ है ये इसकी हाफ नहीं हुई, हाफ से ज़्यादा है. ठीक है, सिंस द विड्थ एंड हाइट हैव नॉट चेंज्ड बाय द सेम फैक्टर द इमेजेस लुक डिफरेंट. कैन यू चेक बाय व्हाट फैक्टर्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज D change as compared to image A? Are the factors the same? Image A, C and D look similar because their widths and heights have changed by the same factor. We say that the changes of their widths and heights are proportional. आप आगे जब इसको और समझेंगे ना, अगर आपको यहाँ तक नहीं आया ना समझ, आगे और समझेंगे ना, आपको रेशियो प्रोपोर्शन दोनों समझ में आएंगे. आप ध्यान से सुनना. We use the notion of a ratio to represent such proportional relationships in mathematics. We can say that the ratio of width to height of image A is, अब जैसे ये था ना, width और height है ना इमेज A की, ये इसकी width है, ये इसकी height है. The number 40 and 60 are called the terms of the ratio. ये रेशियो के टर्म्स मान लो इनको. ठीक है, अभी इसको अगर मैं कट कर देती हूँ, जैसे कि आप कौन से टेबल में जो है ये दोनों नंबर्स जो हैं HCF लेना है आपको इनका. ठीक है ना, लेके चलना है. मान लो इसको कि किस में आ जाते हैं ये टेबल में, ये 20 के टेबल में ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा. ठीक है ना, 23 ज़ार यहाँ आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 22 ज़ार 40. तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3:2. ये रेशियो का साइन है. ठीक है, 3:2 आ जाएगा ना ये. द नंबर्स ओके. द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज C इज 30:20. ये है 30:20. इसको भी अगर कर दिया जाएगा, C का भी कर दिया जाए, 0 को 0 से कट कर दिया जाए, 3:2 ये भी आ जाएगा. एंड दैट ऑफ इमेज D इज 90:60. इसको भी अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 32 ज़ार 60 और यहाँ आ जाएगा 33 ज़ार 90. तो ये भी क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तीनों ही सेम हो गए ना. इन अ रेशियो ऑफ द फॉर्म A:B, वी कैन से दैट फॉर एवरी A यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर B यूनिट्स ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी. मतलब ये दो हैं, जो ये दो हैं, है ना, इन दोनों को आपको करके दिखाना है. ठीक है ना, आप ऐसे कह सकते हो कि ये देखो इमेज A है, हमने देखी है ना, 60:40 था. मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स बाय हाफ वी गेट. जब हमने देखा कि ये हाफ हो रहा था, ये क्या कहते हैं इसे, नीचे इमेज C का जो 30 और 20 है ना, वो उसका हाफ हो रहा था. तो आप हाफ से इसको कर दोगे, विच इज़ 30:20, द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट इन इमेज C. तो C में जो था, इमेज C में, वही सेम आ गया इसका भी. अगर हमने इसे हाफ से कर दिया तो वही तो हो गया ना ये भी, क्योंकि इसका हाफ हो रहा था वो. तो जब इसका हाफ करेंगे हम तो वही आ जाएगा सेम. बाय व्हाट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई द रेशियो 60:40 इमेज A टू गेट 90:60 इमेज D? A more systematic way to compare whether the ratios are proportional is to reduce them to their simplest form. आप इसको ना simplest form में भी कर सकते हो. मतलब कि
सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि आपने तो अभी डिवाइड करके देखा, ये जो है ना हाफ करके देख रहे हो ना, आप हाफ कर रहे हो, फिर हाफ से आप यहाँ कट करोगे। आप वैसे डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आपको आती है ना, हम सबसे छोटा कर देंगे किसी भी टेबल से, जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पर, है ना। मैंने डायरेक्ट ही कट कर दिया, ठीक है ना, सीधा मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ही निकाल ली थी ना इसकी। यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया है कि इसको इस तरीके से करने का, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें तो ये मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने का ही है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हम नॉर्मली उसको यूज़ कर लेते हैं तो ईजिली हमारा आंसर निकल भी जाता है, ठीक है। 7.3 आपका रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। वी कैन रिड्यूस रेशियोज टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स बाय देयर HCF। ये देखो यहाँ मैंने आपको बताया ना HCF से निकालना है। HCF क्या होता है? HCF हमारा होता है कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इन इमेज ए द टर्म्स आर 60 एंड 40। व्हाट इज द HCF ऑफ 60 एंड 40? इट इज़ 20। 20 से जब हम करेंगे इसे तो 23 ज़ा 60 और 22 ज़ा 40 आएगा। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी अभी, ठीक है। डिवाइडिंग द टर्म्स बाय 20 वी गेट द रेशियो ऑफ इमेज ए टू बी 3:2 in the simplest form. In its simplest form, the ratio of image D is 90:60. Dividing both terms by 30, HCF of 90 and 60, इसमें 30 का हो गया, ठीक है। We get the simplest form to be, इसमें भी 3:2 ही आएगा। So the ratios of images A and D are proportional as well. तो ये जो है ये आ जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका रेशियो ए और डी का हमारा सेम ही आ जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियोज ऑफ इमेज बी एंड ई? द रेशियो ऑफ इमेज बी 40:20 था, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 22 ज़ार 40, 21 ज़ार 20, तो 2:1 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 60:60 है ना, तो ये हो जाएगा 1:1, ठीक है। ये ई का हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा these ratios are not the same as 3:2, so we can say that the ratios of width to height of images B and E are not proportional to the ratios of image A, C and D. ये देखो यहाँ पर when two ratios are the same in their simplest form we say that the ratios are in proportion, ठीक है ना। जब ऐसा होता है कि दो रेशियो जो हैं वो सेम आते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, कि रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है। वी यूज़ द, ये सिंबल यूज़ करते हैं हम टू इंडिकेट दैट दे आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन में अगर हमें दिखाना है तो हम इनको यूज़ करते हैं। देखो जैसे A:B, ठीक है ना, प्रोपोर्शन आ गया C:D इंडिकेट्स दैट द रेशियोज A:B एंड C:D इज अ प्रोपोर्शनल, कि ये दोनों क्या हैं? प्रोपोर्शनल में। ये देखो ये प्रोपोर्शनल का ये आ गया और ये रेशियो का साइन है, ठीक है। आगे हमारा 7.4 प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोपोर्शनल रीजनिंग। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ना इसको और अच्छे से समझ पाओगे। आर द रेशियोज 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल? क्या 3:4 और 72:96 क्या ये प्रोपोर्शनल है? इसको आप वैसे ही कर सकते हो, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3:4 तो जो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें 72:96 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, इसके HCF से। तो कौन सा टेबल है, कौन सा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं? 24 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब आप 24 से इसको करके देखोगे ना तो आपका यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ही आएगा। 24 3 ज़ा 72 होता है, 24 4 ज़ा 96 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3:4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस बोथ रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर द सेम दे आर प्रोपोर्शनल। इससे हमें क्या पता चला? क्योंकि रेशियो सेम है दोनों के, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे हमारा एग्जाम्पल 2 है। केसंग वांटेड
टू मेक लेमनेड फॉर अ सेलिब्रेशन। केसंग जो है वो सेलिब्रेशन के लिए लेमनेड बनाना चाहती है, ठीक है। शी मेड 6 ग्लासेस ऑफ लेमनेड इन अ वेजल। तो वो जो है वो 6 ग्लासेस ऑफ लेमनेड बनाती है एंड एडेड 10 स्पून ऑफ शुगर। 10 स्पून शुगर डालती है उसमें, 6 ग्लासेस के लिए 10 स्पून, ठीक है। हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल। उसके फादर को लगता है कि और लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो वो कहते हैं कि 18 मोर ग्लासेस जो हैं लेमनेड के बना के रखने चाहिए हमें, ठीक है ना। 18 मोर ग्लासेस और बनाने हैं, मतलब 18 टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस। अब उसी स्वीटनेस के साथ, मतलब मिठास दोनों में इक्वली होनी चाहिए, जो 6 बना दिए हैं ग्लासेस उनमें और जो आगे 18 बनाने हैं उनमें भी, ठीक है ना। तो इसके लिए हाउ मैनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी ऐड, तो उसे कितने शुगर जो है, कितना शुगर जो है इन 18 ग्लासेस में ऐड करना पड़ेगा। टू मेंटेन द सेम स्वीटनेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू द नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर शुड बी प्रोपोर्शनल। मतलब पहले 6 ग्लासेस के लिए 10 स्पून रखे थे, ठीक है ना। उनमें जो प्रोपोर्शन था, उनका जो रेशियो था, सेम वही हमें इसमें भी रखना चाहिए। वही रेशियो अगर हम इसमें भी रखेंगे अभी 18 ग्लासेस के लिए, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो फिर वो इक्वली स्वीटनेस आ जाएगी। फॉर 6 ग्लासेस ऑफ लेमनेड शी एडेड 10 स्पून, है ना। 6 ग्लासेस के लिए उसने 10 स्पून शुगर उसने ऐड किए थे। द रेशियो ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू स्पून ऑफ शुगर इज 6:10। ये बना ना इसका, फिर इसका मतलब 6:10, यानी कि 6 ग्लासेस के लिए 10 स्पून। तो ये बन गया 6:10। इफ़ शी नीड्स टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमनेड, अगर वो 18 मोर ग्लासेस जो है लेमनेड के बनाती है, हाउ मैनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी यूज़, तो कितने यूज़ करेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6:10 प्रोपोर्शन में 18 रेशियो, यही तो निकालना है ना हमने, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 6 3 18 हुए, तो हम 10 3 30 कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 गुना हो गया है ना, 3 टाइम्स हो गया। 6 को 3 टाइम्स लिखा 18, है ना। तो 10 को अगर हम 3 टाइम्स कर दें यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, करेक्ट। तो हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर ऑफ चेंज इन द रेशियो। The first term has increased from 6 to 18. To find the factor of change, we can divide 18 by 6 to get 3, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे बताया वही हुआ है, देखो यहाँ पर भी 3 टाइम्स हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया है ये चीज़, ठीक है ना, कि ये 6 3 18 हुआ, तो इसको भी अगर मैं 10 3 30 कर दूँ तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया, यही सेम वही चीज़ है। So she should use 30 spoons of sugar to make 18 glasses of lemonade with the same sweetness as earlier. Nitin and Hari, अभी example 3 है आपका। Nitin and Hari were constructing a compound wall around their house. नितिन और हरी हैं दो लोग, उन्होंने एक कंपाउंड वॉल बना रहे हैं वो अपने घर के आसपास। नितिन वॉज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड, नितिन जो है लॉन्गर साइड बना रहा है 60 फीट इन लेंथ, 60 फीट की वो एक वॉल बना रहा है। एंड हरी वॉज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड, हरी जो है शॉर्टर साइड बना रहा है 40 फीट लेंथ में, ठीक है। नितिन यूज्ड 3 बैग्स ऑफ सीमेंट, नितिन ने 6 फीट लेंथ के लिए 3 बैग्स जो है यूज़ किए सीमेंट के। हरी ने यूज़ किए 2 बैग्स ऑफ सीमेंट 40 फीट की जो हम शॉर्टर साइड थी बनाने के लिए। नितिन वॉज वरीड दैट द वॉल हरी built would not be as strong as the wall he built because she used less cement. अब नितिन को क्या लग रहा है कि हरी ने जो वॉल बनाई है पता नहीं वो इतनी स्ट्रांग है या नहीं जितनी कि नितिन ने बनाई है। नितिन को ऐसा लगता है मतलब कि मेरी बनाई हुई वॉल तो स्ट्रांग होगी, बट हरी ने क्योंकि कम लिया है सीमेंट तो पता नहीं उसकी स्ट्रांग होगी या नहीं। तो वो पूछ रहे हैं कि इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग, क्या नितिन सही सोच रहा है। इन नितिन एंड हरीज केस वी शुड कंपेयर द रेशियो ऑफ द लेंथ, हमें रेशियो लेना पड़ेगा लेंथ का ऑफ द वॉल टू द बैग्स ऑफ सीमेंट, मतलब इसमें बैग्स ऑफ सीमेंट और लेंथ ऑफ द वॉल।
इन दोनों का हमें जो है रेशियो लेना है। ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ। द रेशियो इन नितिन्स केस इज, अब ये 60 है उसकी लेंथ जो है वॉल की, है ना, और 3 बैग्स उसने सीमेंट लिया है, तो 60:3 हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना बन रहा है 20:1। 3 से हम ये डिवाइड हो गया ना, 3 1 ज़ा 3, इसका 1 आ गया 3 का, और 3 20 ज़ा 60 होता है, 20:1 आ गया। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में किया इन्होंने। ठीक है, हरी के केस में ये 40 फीट थी इसकी वॉल, और 2 बैग्स इसने सीमेंट के लगाए। ठीक है, तो ये बन गया 20:1। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गया 20:1 बन गया। ठीक है, तो सिंस बोथ रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तो दोनों रेशियो क्या है प्रोपोर्शनल है। द वॉल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, वॉल्स जो है दोनों की जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग है। नितिन शुड नॉट वरी, तो नितिन को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई उसकी कमज़ोर होगी वॉल, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोपोर्शन क्योंकि सेम ही है दोनों का, इसलिए दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगी वॉल। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 पर। इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में देयर आर 5 टीचर्स एंड 170 स्टूडेंट्स। 5 टीचर्स हैं और 170 स्टूडेंट्स हैं। द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स इन माई स्कूल इज 5:170। अब इसका रेशियो क्या बना 5:170। काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब ये टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बनाया है रेशियो। ठीक है ना, आपको अपने स्कूल में भी टीचर्स और स्टूडेंट्स को काउंट करना है। व्हाट इज़ द रेशियो, अब आपको बताना है कि उसका रेशियो कितना है आपके स्कूल में। ठीक है, राइट इट बिलो, और ये नीचे आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है आपके स्कूल में, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। आप सभी जब नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे टीचर्स लिख लो, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लो, उनका रेशियो निकाल लो। ठीक है ना, वही पूछा है, सिर्फ इतना, और कुछ नहीं करना है आपको। इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रोपोर्शनल टू द वन इन माई स्कूल। ठीक है, सभी का स्कूल का अलग अलग है, तो सबका यहाँ पे ये अलग अलग ही आएगा आंसर। अच्छा, एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। मेजर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, सेंटीमीटर में निकालना है। इन योर क्लासरूम व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब सभी बच्चों की क्लास में आपके वो है ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड जो है ना, उसका वो लेना है आपको, विड्थ और हाइट लेनी है, और आपको वो लिखनी है। ठीक है ना, कैन यू ड्रॉ रेक्टेंगल इन योर नोटबुक। क्या आप इसे अपने इस रेक्टेंगल को, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में। हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मतलब आपका ब्लैक बोर्ड का जो रेशियो निकला है उसी के प्रोपोर्शन में क्या आप अपने नोटबुक में आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। कंपेयर द रेक्टेंगल यू हैव ड्रॉन टू दोज ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स, मतलब जितना उसका वो निकला उसके बाद आपने उसकी वो निकाल दी, रेशियो निकाल दिया, उतना ही आपको रेक्टेंगल जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, सिर्फ यही उन्होंने कहा। तो ये दोनों जो है ना, 4th और 5th एग्जाम्पल, ये दोनों आपको अपने आप ही करने हैं, क्योंकि सभी की क्लास में ब्लैक बोर्ड भी है। ठीक है, और आप ही के स्कूल के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का रेशियो भी निकालना है, तो वो आप अपने आप कीजिए, ये आपके लिए ही है। आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। व्हेन नीलिमा वॉज 3 years ओल्ड, नीलिमा जब 3 साल की थी, हर मदर्स एज वॉज 10 times हर एज, उसकी मदर की जो एज है 10 times थी उसकी एज के, नीलिमा की एज से 10 times थी उसकी मदर की एज। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज ऑफ टू हर मदर्स एज। तो आपको रेशियो बताना है नीलिमा की एज का और उसकी मदर की एज का। व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस देन नीलिमा इज 12 years ओल्ड। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि नीलिमा अगर 12 साल की हो जाए तो उसकी माँ की जो एज है ना वो कितनी होगी। ठीक है, वुड इट रिमेन द सेम। अब रेशियो क्या है, दोनों का सेम रहेगा। वो कह रहे हैं जो पहले जो रेशियो था मदर की एज का, पहले मदर की एज का और नीलिमा की एज का जो रेशियो पहले आया, क्या वही रेशियो अब जब 12 years की हो गई है नीलिमा, तो उसकी मदर की एज जो है तो उन दोनों का रेशियो क्या फिर से सेम होगा। द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज व्हेन नीलिमा इज 3 years ओल्ड इज 3:30। 3:30। 3 साल की ये है नीलिमा
और 10 टाइम्स थी उसकी मदर की एज, तो हो गया 10 3 ज़ा 30, 30 थी उसकी मदर की एज, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, यानी 1:10, ये इसका रेशियो है, ठीक है। व्हेन नीलिमा इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, अब जब नीलिमा 12 साल की है, यानी कि पहले वो 3 साल की थी, 9 साल बाद, ठीक है, 9 आफ्टर 9 ईयर्स, अब वो 12 साल की है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, अब 12 साल बाद अगर 9 साल बाद अगर वो 12 की हो गई है, तो ये भी तो 9 साल बढ़ जाएंगी ना उसकी मदर की एज भी, तो यहाँ 30 थी, यहाँ आ गई 39, ठीक है। अब जब इनका रेशियो निकाला तो वो निकला 4:13, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम ही आएगा, ठीक है। एजेस में जब ऐसा किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 है 30 है तो इतने साल बाद उनका जो एज है उसका रेशियो सेम आएगा, वो अलग भी हो सकता है। व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ अ रेशियो, द रेशियो चेंजेस एंड इज़ नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। मतलब जब हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर आते हैं ना उनका जब रेशियो निकाला जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शन में ही आए, ठीक है। जो ओरिजिनली प्रोपोर्शन था पहले जितना था वही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 14:21। आपको ये हैं, देखो मिसिंग आपके नंबर्स हैं, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। अब इसी के प्रोपोर्शन में होने चाहिए ये उन्होंने कहा है। इन द फर्स्ट रेशियो वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म बट द सेकेंड टर्म इज़ 42। इसमें हमें फर्स्ट टर्म तो नहीं पता लेकिन दूसरी 42 है। इट इज़ 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो 14:21। अब ये जो है ना 14:21, ये इसका 2 टाइम्स है, ये जो है ना, ये सेकंड पता है हमें, फर्स्ट नहीं पता, तो हम सेकंड नंबर को ही देखेंगे। तो 21 का 2 टाइम्स है 42, ठीक है। तो अगर इसको हमने किया है तो हम इसको भी, क्या नाम है इसका, 14 को भी, इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे, इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो 28:42, यहाँ पे 28 आ जाएगा हमारा, 28 रेशियो, इसका 2 टाइम्स है, इसको भी 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। फॉर द सेकेंड रेशियो द फर्स्ट टर्म इज 6। अब यहाँ के लिए फर्स्ट टर्म हमें बताइए 6, ठीक है। व्हाट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई 14 बाय टू गेट 6। अब 14 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें 6 मिल जाए, हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए 6 से कि हमें 14। कैन इट बी एन इंटीजर, क्या ये कोई इंटीजर है, और शुड इट बी अ फ्रैक्शन, या ये कोई फ्रैक्शन होगा। मतलब किससे किया जाएगा मल्टीप्लाई, किसी फ्रैक्शन से या किसी इंटीजर से, किससे। वी कैन मॉडल दिस एज 14y इक्वल्स टू 6। 14y ले लेते हैं, हमें नहीं पता है अभी कौन सा नंबर है ना, तो y ले लिया हमने, इसको हमें पता नहीं फ्रैक्शन है इंटीजर है क्या है, आई डोंट नो। सो y इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 6, 14 नीचे चला गया 6 के, 6/14 हो गया। जब हमने इसे कैंसिल किया तो हमारा आ गया 3/7, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 21 द सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म, ये वाला निकालना है ना हमें सेकेंड, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3/7 से। सेम फैक्टर, इसी फैक्टर से हमें 21 को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है 21 इंटू 3/7 इज 9, सो द रेशियो इज 6:9। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, वैसे आपको यहाँ सॉल्व करके दे रखा है, आप इजीली यहाँ से समझ लो और फिर आप कर सकते हो। इन द थर्ड रेशियो द फर्स्ट टर्म इज, अब ये है थर्ड रेशियो हमारा, इसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 2। वी कैन सी दैट व्हेन वी डिवाइड 14 द फर्स्ट टर्म ऑफ 14, ये देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो हमारे पास ये आता है ना 2 आता है, तो वो आ गया हमारा यहाँ पर। तो अगर हम इफ़ वी डिवाइड 21 ऑल्सो बाय 7, तो अगर हम इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास नंबर आ जाएगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, 2:3।
तो हमारा यहाँ पे 2:3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व। फिल्टर कॉफ़ी। नाउ filter coffee is a beverage made by mixing coffee decoction with milk. Manjunath usually mixes 15 ml of coffee decoction with 35 ml of milk to make 1 cup of filter coffee in his coffee shop. मंजूनाथ है वो अपने कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बनाने के लिए 35 ml का जो है मिल्क लेता है और 15 ml जो है कॉफ़ी लेता है। ठीक है, इन दिस केस वी कैन से that the ratio of coffee decoction to milk is 15:35। यही होता है ना, इतना कॉफ़ी हो जाता है इतना मिल्क हो जाता है, तो 15:35 हो जाता है। ठीक है, इफ़ कस्टमर वांट स्ट्रॉन्गर, अगर कस्टमर को जो है स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी चाहिए, स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफ़ी चाहिए, तो मंजूनाथ मिक्सेस 20 ml ऑफ डिकॉक्शन विद 30 ml ऑफ मिल्क। अब वो 30 ml क्या लेता है, जब स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी चाहिए होती है 30 ml मिल्क लेता है वो, और 20 ml क्या करता है, कॉफ़ी ले लेता है। तो उसका रेशियो कितना बन जाता है, द रेशियो हेयर इज़ 20:30। ठीक है, पहले बनता है जितनी बनाता है, जो बनाता है नॉर्मल कॉफ़ी, उसका रेशियो ये बनता है, और अगर स्ट्रॉन्गर चाहिए तो उसका रेशियो ये बनता है। ठीक है, वाई इज़ दिस कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर, कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर क्यों है ये। एंड व्हेन दे वांट लाइटर कॉफ़ी, और जब उन्हें लाइटर कॉफ़ी चाहिए, ही मिक्सेस 10 ml ऑफ कॉफ़ी। अब वो 10 ml कॉफ़ी लेता है और उसमें 40 ml मिल्क डाल देता है, यानी कि कॉफ़ी अब उसने कम कर दी और मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ठीक है, जब उसे स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी बनानी होती है तो वो कॉफ़ी ज़्यादा और मिल्क कम कर देता है। ठीक है, और जब उसे लाइटर कॉफ़ी बनानी है तो वो मिल्क ज़्यादा कर देता है और कॉफ़ी को कम कर देता है। वाई इज़ दिस कॉफ़ी लाइटर, अब ये लाइटर क्यों है ये भी बताओ। The following table shows the different ratios in which Manjunath mixes coffee decoction with milk. Write in the last column if the coffee is stronger or lighter than the regular coffee. इसमें वही है, आपको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसका रेशियो निकाल लोगे, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी जो कॉफ़ी है वो रेगुलर कॉफ़ी बनेगी, कौन सी स्ट्रॉन्ग बनेगी, कौन सी लाइट बनेगी। ठीक है ना, कॉफ़ी डिकॉक्शन है, मिल्क इन ml है, यहाँ पे कॉफ़ी है, यहाँ पे मिल्क लिखा है, जो जितना है उसका आप रेशियो निकाल लो। ठीक है, आपको उससे यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी स्ट्रॉन्ग बनेगी। यहाँ आप लिख सकते हो इजीली यहाँ पर कि हाँ इसका इतना निकला है रेशियो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इतनी बनी और ये लाइट बनी और ये रेगुलर बनी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आगे है, हमारे फिगर इट आउट के सम्स हैं हमारे। ये देखो, ये सम्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा ये सारा जो एग्जाम्पल के साथ है सॉल्व हो गया है। आपको प्रपोर्शन और रेशियो क्या है और वो कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिगर इट आउट के सम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।